मैंने अपने चैनल में एक राइटिंग इवेंट चालू किया था जहां मुझे राइटर्स अपनी कहानियां सबमिट कर सकते थे और मैं उनकी कहानियों पर टिप्पणी करते हुए एक वीडियो बना दूंगा। रीजन साफ है, मुझे क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग पसंद है। टोटल मेरे पास 42 सबमिशंस आए थे और मैंने सारी कहानियां पढ़ डाली है और मुझे एहसास हुआ कि उनमें से कुछ ने एआई की मदद ली है और एक सबमिशन ने पर्सनल बाउंड्रीज को लांघा है, जो कि इस इवेंट को डीवैल्यू कर देता है। ये वो इवेंट अब नहीं रहा जैसा मैंने इन्विजन किया था, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं कराऊंगा। लेकिन इस चक्कर में मैं बाकियों को भी साथ लिए डूबना नहीं चाहता, इसलिए सबसे पहले जितनों ने भी इस इवेंट के लिए कहानियां लिखी, बेहद बेहद शुक्रिया। एज अ राइटर क्रिएटर मैं खुद जानता हूँ कि कितना एफर्ट लगता है। अब आगे मैं इन 42 सबमिशन से उन कहानियों को मेंशन कर दे रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगी या जिनका जिक्र करना बनता है। यहाँ कोई भी रैंकिंग सिस्टम नहीं है, बिल्कुल रैंडमली नेम ड्रॉपिंग होगी। सबसे पहली कहानी है नारायण भाई की, टाइटल है एआई की कहानी। बस कहानी का प्रीमाइस सुन के तुम लोग खुश हो जाओगे। एक यूट्यूबर एआई से कहानी लिखवा रहा है कि वो ऐसी कहानी लिखे जिसमें यूट्यूबर ने आके एक एआई से कहानी लिखवाई और ऐसे करते करते कहानी के अंदर ही कहानी लिखती गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी सारी फेवरेट कहानियों को डाल दूंगा। ये वाली ज्यादा बड़ी स्टोरी भी नहीं है और एंडिंग भी काफी धाकड़ थी। अगली कहानी है भावेश भाई की, टाइटल है करने का सपने। बहुत खूबसूरती से जॉनरा को ब्लेंड किया गया है। कहानी की शुरुआत स्लाइस ऑफ लाइफ स्कूल से चालू होती है और फिर सटल एलियन इन्वेजन, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और सुपर नेचुरल की तरफ चली जाती है। और जिस तरह से ट्विस्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया है वो भी मुझे काफी क्लेवर लगा। जिन्हें पढ़ना है उनके लिए मैं यहाँ स्पॉइल नहीं करूंगा। अगली स्टोरी है परशुराम भाई की, टाइटल है 48 शेड्स ऑफ रजत। कहानी काफी सिंपल सी है, लेकिन जिस तरह से लिखी गई है वो असली स्केल है। आइडिया इतना है कि एक रजत नाम के लड़के ने 48 लॉस ऑफ पावर की किताब पढ़ी और उसमें लिखी बातों को बिल्कुल मशीन की तरह फॉलो करने लगा। 80% ऑफ कहानी में ये दिखाया गया है कि उसी किताब के लेसन्स को इनकॉर्पोरेट करके कैसे वो कॉर्पोरेट लेडर में बढ़ोतरी कर रहा था और आखिर में उसे रियलाइज हुआ कि भागदौड़ में शायद उसने अपनी पर्सनैलिटी का एक जरूरी अंश खो दिया है। बढ़िया सिंपल खूबसूरत कहानी। अगली कहानी की जगह मैं राइटर का नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर रिनतोकी भैया। इन्होंने टोटल 4 कहानियां सबमिट की है और हैरानी से मुझे चारों में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगा। एक में भैया ने डार्क फैंटेसी लिखी है जो एंड में जाके हम राइटर्स का फेवरेट थीम एग्जिस्टेंशियल ड्रेड की तरफ चली जाएगी। एक एब्सर्ड ह्यूमर है। एक कहानी नोयर साइकोलॉजिकल हॉरर स्टाइल में। इस कहानी में भाई ने ट्विस्ट रखा है जिसको थोड़ा यहाँ डिस्कस करना बनता है। कहानी का प्लॉट इतना है कि एक बंदा साइकोलॉजिकल लूप में फंसा हुआ है कि वो कुछ भूल गया है और जब तक कि उसे वो याद नहीं आएगा वो एक ही दिन को रिपीट में जी रहा। कुछ जरूरी डिटेल्स ये थी कि सूरज ढलते लूप रीसेट होता है और शुरुआत उसकी एक कमरे से होती है जहाँ की छत एक जगह से चूती है और नरेटर का कहना था कि यहाँ कभी बारिश नहीं होती। इसके साथ भैया के हाथों में एक सर्कल बना है जिसके अंदर आंखें है और हर लूप में ये निशान बड़ा होता जाता है, जो कि हम सब समझ सकते हैं कि सिंबलिज्म है कि कोई या कुछ इन पे नजर रखे। और साथ में एक डायरी भी है जिसमें वही बात लिखी रहती है कि भूली चीज लूप खत्म होने से पहले याद कर लो। सबसे पहले मैं रिनतोकी भैया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने प्लेनस्केप टॉर्मेंट खेला है? अगर नहीं तो जरूर से जरूर खेल लेना। मैं नहीं बताने वाला क्यों, मेरी तरफ से तुम्हें पर्सनल रिकमेंडेशन है। तो कहानी में वापस आते हैं। ऐसी एक लूप में इन भैया को एक सफीरा नाम की औरत दिख जाती है जिनके साथ बढ़िया फ्रीक्वेंसी मैच होती है और मस्त सोवो लेते हैं साथ में इन लोग। अगले दिन औरत गायब, फिर से लूप रीसेट, वही सेम रूम और डायरी में लिखा रहता है कि तुमने जो पाया था अब तुम उसको भूल जाओगे। फिर भैया के छाती में उसी औरत का नाम भी लिखा रहता है। यहाँ नरेटर भैया का कहना है कि नाम खून से लिखा था या कुछ और से या न जाने किससे। अब ये शहर भटकते घूमता है, उसी औरत को ढूंढता है, नहीं मिलती है और ऐसे लूप गुजरते जाते हैं और स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ये वो कहानी है जहाँ हमें खुद ट्विस्ट को फाइंड आउट करना है। तो रिनतोकी भैया से फिर से सवाल, क्या उस कमरे के ऊपरी मंजिल में उसी औरत की लाश है? यही कहना चाहती थी कहानी? अगर हाँ तो अपने प्रोस पे भरोसा रखो। ऐसा टाइप का ना लिखो कि खून से लिखा था या किसी और से न जाने किससे। इस चीज से राइटिंग कॉन्फिडेंट नहीं लगती है। अगर ये नहीं कहना चाहती थी तो मेरे पिछले कई सेंटेंस को इग्नोर मारो और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या है। इसके अलावा इन भैया की एक और कहानी मुझे पसंद आई है, व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन। मैं ये दोनों कहानियों को डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ। अगले ऑथर है एरन येगर और इनकी स्टोरी है 6 months and a smile। ये कहानी हमारे चैनल के सिग्नेचर जॉनरा में आ जाती है, काम होलसम रोमांस के अंदर डिस्टर्बिंग ट्विस्ट। मैं हल्का सा प्रीमाइस बता रहा। आशु और हीना बचपन से दोस्त थे क्योंकि इनके पेरेंट्स में भी आपस में दोस्ती थी। फिर दोनों बच्चों में अचानक से एक दूसरे के लिए इश्क जाग गया। इनके घर वालों ने इन्हें आशिकी करते रंगे हाथ पकड़ लिया और दोनों कट ऑफ। तो सवाल, क्या आशु और हीना दोबारा मिल पाएंगे? क्या इनके माँ बाप इनके रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? जानने के लिए पढ़े एरन येगर भैया की 6 months and a smile। और ट्रस्ट मी, ये दोनों के दोनों सवाल से इस स्टोरी का कोई भी लेना देना नहीं है। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। अगली कहानी है डॉगी राइजन भैया की, अ जेंटल हिट। भाई ने ड्राई ह्यूमर के साथ नोयर कहानी लिखी है। कहानी का मेन कैरेक्टर फैल्कन एक असैसिन है जिसका स्टेटस इस वर्ल्ड में जॉन विक की तरह लेजेंडरी है। यह आदमी अपना काम खत्म करके सांस लेता है और ये स्टोरी उस इवेंट के बारे में है जब भैया का पहली बार निशाना चूक गया। ये अकेली स्टोरी है जिसमें ऑथोरियल वॉइस काफी स्ट्रॉन्ग है। फैल्कन के कैरेक्टर के इनसाइट्स पढ़ने में काफी मजा आ रही थी। जैसे ये मेरी फेवरेट लाइन थी, आई लाइक द रेन, इट मेक्स पीपल लुक डाउन, हार्डर टू स्पॉट अ किलर व्हेन यू आर वाचिंग योर ओन फीड ड्राउन। ऑथोरियल वॉइस के मामले में ये कहानी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थी। अगली कहानी है वेदांत छवन भाई से, कर्ण
पिशाचिनी साधना के आइडिया को लेके भैया जी ने इमोशनल स्टोरी लिख दी है। वेदांत भाई ने अपनी स्टोरी में मुझसे इनपुट मांगा है, तो मुझे इस कहानी में 2 इंस्टेंसेस अच्छे लगे। कहानी का मेन कैरेक्टर सिविल इंजीनियर होता है और वो एक गांव में टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट बनाने के प्रोजेक्ट से गया है। तो वहाँ एक इस कैरेक्टर के पीओवी से लाइन थी जो मुझे काफी बढ़िया लगी। दे प्लान ऑन प्रॉफिटिंग ऑफ पीपल्स डिजायर ऑफ अ सो कॉल्ड एस्थेटिक रूरल लाइफ इन देयर माइंड्स, सो कॉल्ड पीस, सो कॉल्ड सेरेनिटी। इस एक लाइन से कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा हो गया कि वो ये काम तो कर रहा है पर उसके लिए इतना मीनिंगफुल भी नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी, जो कि इस स्टोरी का मेरे लिए बेस्ट पार्ट था, मैं बाकी देखते लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ऐसा समझ लो कि कर्ण पिशाचिनी साधने के लिए एक बाबा इस कैरेक्टर को बता देता है कि उसे अपनी बीवी को मारना पड़ेगा और ये भी बताता है कि उसकी बीवी ने चीट किया है। मेन कैरेक्टर हार्ट ब्रोकन घर वापस आता है और अपनी बीवी को देखते ही उसका सारा शक मिट जाता है। तो इस पूरे सीन को मैं स्क्रीन के सामने रखे दे रहा हूँ, तुम लोग पॉज करके उसको पढ़ लो। मैं इसे इसलिए हाईलाइट कर रहा क्योंकि वेदांत भैया ने इमोशनल ऑनेस्टी के साथ ये सीन लिखा है। जबकि एक वर्ड यहाँ पे या ही क्राइड, और ये पर्पल प्रोस के डिटेल में शी वॉज द लाइट दैट शाइन फ्रॉम अबव टू द डार्क एम्प्टी रूम ऑफ हिज हार्ट आफ्टर ऑल। ऑथर ने थोड़ा डिस्टेंस बनाया है लेकिन फिर भी सीन लिखते समय ऑनेस्टी बरकरार थी। तो ये डिस्टेंस बनाना बिल्कुल बंद कर दो, अपने गट को ट्रस्ट करो, सीधा रॉ इमोशंस उतार दो, उससे दूर ना हटो। मैं इसलिए बता रहा क्योंकि मैं खुद ये नहीं कर पाता हूँ। मेरा कहानी लिखने का मकसद केवल फीलिंग्स और रिलेशनशिप को दिखाना रहता है और उसे डायरेक्ट नहीं बोल पाता, इसलिए न जाने भूत दैत्य भगवानों की वर्ल्ड बिल्डिंग कर डालता हूँ। मेरी पहली नॉवल में मुझे सिंपल इमोशंस को कन्वे करना था और उसके लिए मैंने डेलिंक्वेंट स्कूल सिस्टम बना दिया जिसमें स्टूडेंट्स बैठ के एक दूसरे से पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो फिर से कह रहा है इससे ना बचो। एक राइटिंग एडवाइस जो मैं खुद अपने ऊपर भी लगाना चाहता हूँ कि जब किसी सीन को लिखते समय तुम्हें ऐसा लगे कि पढ़ने वाले को कुछ तुम्हारे डीपर इमोशंस तो नहीं पता चल रहे या तुम्हें ये बात शेयर करने में एम्बैरेसमेंट होगी अगर किसी ने इसको डीपली एनालाइज कर लिया तो उसे बैठ के एडिट ना करने लग जाना, तुम सही दिशा जा रहे हो, वही तुम्हारा बेस्ट रिटर्न सीन होगा। अगली कहानी है तौहीद खान की, टाइटल है माया स्तंभ। इस कहानी में काफी प्यारी पॉलिटिकल एलिगोरी की गई है, उसके बारे में यहाँ मैं हल्के में नहीं समझा सकता हूँ, तो तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बढ़िया कहानी थी। अगले राइटर है स्लॉप 8, कहानी का टाइटल है द डे। इस कहानी में स्लॉप 8 भैया ने एक्सपेरिमेंट किया है कि पूरी कहानी ऐसी फील हो जैसे वो अपने आप में ग्लिच कर रही हो। आइडिया काफी तगड़ा था। एक डिटेल मुझे अच्छी लगी कि कहानी की शुरुआत में 200 डे लिखा था और उस दिन संडे था और एंड में 201 डे था, पर अभी भी संडे ही है। बड़ी आइडिया। अगले राइटर है कैप्लिका और इनकी स्टोरी मलाल। ये स्टोरी एक सर्टेन इवेंट को डिस्क्राइब कर रही है जिसमें शहर में खूब तेज बारिश हो गई और हमारा मेन कैरेक्टर अपने छोटे भाई को ढूंढने निकला है और सड़क पे पानी भर जाने की वजह से वो बार बार नाली में गिरता जा रहा था। उसकी मदद करने को एक अंकल आए और वो भी बार बार नाली में गिरते रहे। एंड में घर पहुंचे तो पता चला कि उसका भाई पहले से घर में था। काफी बढ़िया एब्सर्ड कहानी थी, बेहतरीन, मजा आ गया। अगली कहानी है नाइट भैया की, साइलेंट हिल आर्टिस्ट। तो कहानी का मेन आइडिया यह है कि एक आर्टिस्ट साइलेंट हिल में रहने गया है और वुड साइड अपार्टमेंट के जिस रूम में वो शिफ्ट हो रहा था वहां के लिए र्यूमर था कि उसके गेट के बाहर एक अजीब सा सर्कल बन जाता है। ये जाके वहां रहने लगा और फिर वियर्ड चीजें होना शुरू हो गई। उसके छाती में बड़ा सा छेद हो गया और वहां से खून की जगह पेंट बहने लगा। वो गेट की तरफ मदद मांगने गया तो वहां पे वही सर्कल दोबारा बन गया और घंटों तक चिल्लाने के बाद भी उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। ये आइडिया मुझे काफी सही लगा कि वो सर्कल एक ब्लैक होल की तरह ही है जो उसके शरीर पे पहले बना फिर गेट पे, कि अब यहाँ वो हमेशा के लिए ट्रैप्ड हो चुका है। बढ़िया आइडिया था। अगले राइटर है एडम बेरानो हैना भैया और इन्होंने भी टोटल 4 सबमिशंस दी है, 3 स्टोरीज और एक शॉर्ट पोएम की कलेक्शन। मैं इनके लास्ट सबमिशन को तवज्जो दूंगा जिसका टाइटल इन्होंने मुझे नहीं प्रोवाइड कराया है, तो मेन कैरेक्टर का नाम बता देता हूँ। विश्वजीत घोष भैया की कहानी। मेन कैरेक्टर ने छोटे में खुन्नस खा के पापा की बिल्ली पेट को मार डाला। बाप ने बदले में से इतना सूता कि अधमरा करके छोड़ दिया। इन्होंने प्रण लिया कि कभी कमजोर नहीं रहेगा। फिर जाके ऑर्फनेज में रहने लगा और वहाँ के मालिक इसे अपने बेटे की तरह पाल दिया। उनका जो असली बेटा था उससे भी इस भाई को खुन्नस मची क्योंकि उसने नीचे अंकल की किताब 10 स्पोक ज़ारा थूसरा से अपने कुत्ते की लेड़ साफ कर दी। समझ लो आगे क्या हुआ होगा, फिर से एनिमल क्रूएल्टी। तो भाई ऐसे ही मेन कैरेक्टर की इविल डीड को दर्शाया गया है जो कि असलियत में फिलॉसफी को ट्विस्टेड वे में समझता था, पर भाई ने स्टोरी खत्म नहीं की है तो हमें कुछ नहीं पता कि इस पूरे क्रूएल्टी से क्या रेजोल्यूशन देने की कोशिश की गई है। अगली स्टोरी वानिश पेन भैया की। ये काफी इमोशनल स्टोरी थी। मैं कुछ भी डिटेल नहीं देने वाला, बस ये समझ लो एक मरे हुए आर्टिस्ट ने अपना खत छोड़ा हुआ है जिसमें उसने अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स को बताया है। बाकी 60% स्टोरी कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करने में जाती है, लास्ट के 40% वही लेटर है और उसी की वजह से मैं यहाँ इस कहानी का जिक्र कर रहा हूँ। काफी इमोशनली चार्ज्ड स्टोरी थी। अगले 2 राइटर्स को मैं एक साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि दोनों ने अपने साथ एक घटी सच्ची घटना को शेयर किया है। मयंक साहू और यू कैन कॉल मी डेमी। मयंक साहू भाई बिल्कुल मेरे जैसे थे, भूत प्रेत और सुपर नेचुरल में भीषण इंटरेस्ट लेकिन विश्वास नहीं, और इनकी कहानी में इन्होंने अपने साथ घटित पहला पैरानॉर्मल इवेंट बताया है। पढ़ना तुम लोग भी। कहानी का नाम रूह है। यू कैन कॉल मी डेमी भैया ने अपने स्टेट के फोकलोर टिमड़ी की कहानी बताई है। ये प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं आई डोंट नो। कहा जाता है कि रात में छत में कुछ अजीब सा प्राणी आता है और उस कारण घर में अपशकुन सा चालू हो जाता है। इस फोकलोर को मैं पहले भी कहीं पढ़ चुका हूँ, तो मुझे अपना स्टेट एक बार बताना डेमी भैया। अगले राइटर है हेलो जाजूस भैया AKA देवेश मिश्रा। भैया ने 2 कहानियां दी है और दोनों बढ़िया थी, जिसमें से एक का आइडिया था कि डेथ नोट एनिमे है पर तुम एक दूसरे बिल्कुल नए कैरेक्टर के POV से देख रहे हो और उस कैरेक्टर के पास एक एबिलिटी है या कर्स कह दो कि इसे इंसानों के ऊपर
एक टाइमर नजर आता है जो कि बताता है कि वो कब मरेंगे, और इस बंदे को लाइट यगामी दिखता है जिसके ऊपर कोई टाइम नहीं चल रहा था। कहानी अभी भैया ने पूरी नहीं लिखी है, लेकिन बढ़िया आइडिया था, काफी पोटेंशियल है। टाइमर वाले आइडिया से वैसे मुझे 3 बॉडी प्रॉब्लम बुक याद आ गई। 2 मस्त साईफाई कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया, बेहतरीन। अगले राइटर है बिली भैया। पिछले इवेंट में मैं इनके वर्ल्ड बिल्डिंग आइडिया से काफी इंट्रीग हुआ था, वो ट्रेन के अंदर डंजन वाली कहानी। इस बार भी सेम है, वर्ल्ड बिल्डिंग काफी सॉलिड की गई है। स्टोरी अल्टरनेट इंडिया की सेटिंग में है, जिसमें भैया ने अर्बन फैंटेसी के ट्रोप्स घुसेड़ दिए है। वेयरवुल्फ मौजूद है, बंगाल में चुड़ैलों का समूह है, राजस्थान में वेम्पायर्स है, ऑब्वियसली ज़ॉम्बीज भी होंगे ही। ये स्टोरी सिर्फ आधी सबमिट की गई है, पर वर्ल्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। पहले हाफ की कहानी एक्शन पैक थी जो कि मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन सेकंड हाफ में भैया ने रॉयल कोर्ट इंट्रीग लिखा है और वो मुझे काफी धाकड़ लगा। काफी पोटेंशियल है इस स्टोरी में, मेरी तरफ से थम्स अप है। लिखने लगो नॉवल इस पे, और पिछला ट्रेन वाला आइडिया भी धाकड़ था, दोनों को पॉलिश करने लगो। अगले राइटर है शिनी भैया। कहानी का नाम सोमा। मेन आइडिया काफी इंट्रीगिंग था कि पूरा हॉस्पिटल ही जिंदा है और वो एमसी के साथ खेले दे रहा है, लेकिन मैं भी जानता हूँ और तुम भी जान गए होगे कि इसे इंटरेस्टिंगली पुल ऑफ करना चैलेंज है, जो कि बढ़िया बात है अपने लिए। तुमने बहुत जल्दी जल्दी पेसिंग रखी है, जिससे इस आइडिया को उस स्तर पे ग्रेविटास नहीं मिल पा रहा। जैसे तुमने बताया कि हॉस्पिटल का पूरा आर्किटेक्चर नॉनसेंस कैटेगरी में चला गया है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे तो किसी दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, और फिर तुम्हारे कैरेक्टर ने फिगर आउट कर लिया कि ये पूरा मेज की तरह है और उसे सॉल्व भी करने लगा। तो अभी ये चीज प्योर केओटिक है, इसका कोई रूल तुमने स्टैब्लिश नहीं किया है, तो हम फॉलो भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे भी ये चीज करना पसंद है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लॉट टाइप है। इस चीज में 3-4 इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जोड़ना पड़ेगा, जिससे केओटिक एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन को लॉजिकल ग्राउंडिंग मिल जाए। अगली स्टोरी रोशन भैया की है, एक लूप। ग्राउंड हॉग डे स्टाइल में स्टोरी लिखी गई है, जिसमें शुरुआत में तो कैरेक्टर टाइम मशीन को लेके काफी ऑब्सेस्ड होता है, लेकिन एंड तक आते आते वो अपने रिलेशनशिप की अहमियत समझने लगता है। बढ़िया स्टोरी थी। अगले भैया है नोन ऑक्स। इनकी कहानी में अभी कुछ हुआ तो नहीं है, पर जिस तरह से कैरेक्टर के बीच डायलॉग लिखे हैं वो मुझे काफी बढ़िया लगे। अगली कहानी है विशाल कुमार भैया से। कहानी का कोई टाइटल नहीं है, पर आखिर में भाई ने नोट दिया है कि उसने पहली बार कहानी लिखी है, और मैं कुछ 2 बातें कह दूं। कहानी के आइडिया को मैं शॉर्ट में डीमन स्लेयर जैसा कह सकता हूँ। लड़के की दोस्त और कई गाँव वालों को डीमंस बेरहमी से मार के खा गए, और अब लड़का इन्हीं डीमंस को मारने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहता है। मैं 2 चीजों की बात करूंगा यहाँ पे। तुमने जब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग सेशन लिखा था, तो उसमें बस इतनी बात थी कि वो लोग इसे रोज बदलते थे, जिससे इसका आत्मविश्वास चूर हो जाए। तो इधर सीन को थोड़ा विसरल होना चाहिए, कैरेक्टर के दर्द में हम लोगों को बैठालना टाइप। और अगर तुम्हें ये ट्रेनिंग सेशन लिखना बोरिंग लगता है तो स्किप कर दिया करो, जो तुम्हें पसंद आता है पहले वो किया करो। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, ट्रेनिंग के पहले पड़ाव के एंड में हम लोगों को वो घातक पोषण पीना रहता है, तो वो आइडिया मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तुमने अगर ड्रैगन एज ओरिजिन्स खेला है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। पहले पड़ाव के बाद उन्हें डीमंस का खून पिलाया जाता है, जिससे वो लोग एक तरीके से उनकी प्रेजेंस को महसूस कर ले। दिक्कत बस इतनी रहती है कि उसे पीने के बाद जिंदा बचने की चांसेस 50-50 रहते हैं। एक ट्रेनी उसको पी के मर जाता है और दूसरा पीने से मना कर देता है, तो ट्रेनर उसे मार डालते हैं। तो उधर अपने आप एक कॉन्फ्लिक्ट सा मिल गया, सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो गई है। एक आइडिया को सोचो तो अब उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाए सोचो। ऐसा करके तुम बिल्कुल बेसिक मंडेन चीज को भी धाकड़ फन बना सकते हो, अपने लिए भी और रीडर के लिए भी। इनके अलावा 1-2 और लोग हैं जिनके कहानी के बारे में मुझे इतनी कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मुझे सही लगी। 106 लवर सवर भाई की एक अनोखी दास्तां। कहानी का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मुझे अच्छा लगा। विशाल सक्सेना की द हंटर। ये कहानी ईवल और गुड ट्विन वाली है। कहानी का लूप बनाने के लिए 2 बार सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। अगर कुछ माइन्यूट चेंज होगा भी तो ब्रो उसके लिए कोई दोबारा 90% सेम चीज नहीं पड़ेगा। अगर गलती से हुआ है तो नो वरीज। अंशुल सोलंकी भाई की स्क्रिप्ट प्ले टाइप में डार्क फैंटेसी स्टोरी। इस कहानी में सब सही है, थोड़े डिस्क्रिप्शंस और होने चाहिए जिससे इमेज और क्लियर सी हो जाए। एंड में स्टोरी का इमोशनल पे ऑफ बहुत दर्दनाक था। इमोशनल स्ट्रिंग्स ग्रैब करने में तुम ऑलरेडी काफी बढ़िया हो। जिनका मैंने इस वीडियो में नाम नहीं लिया है तो हम माफी चाहते हैं, पर मैंने सबकी कहानियां पढ़ी है, तो लोग में से कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो जरूर, लेकिन जवाब की उम्मीद ना करना। बाकी फिर से हर एक को मेरी तरफ से आरिगातो। जिन ने इसमें सबमिशंस भेजे, कुछ ने कहानी के लास्ट में मेरे लिए मैसेज लिखे, वो सबके लिए भी बेहद शुक्रिया। अब भाई ये वीडियो समाप्त होती है, अगली वीडियो में मिलते हैं। सारे भाई लोग, बहन लोग और सुंदर लड़कियों को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अब बाय।